जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Now in previous video we learn about Delhi's kingdom, Sultan and Sultanate. In this video we learn different dynasties and kingdom. कौन कौन से राजा आए थे, उनका साम्राज्य किंगडम कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंसोलिडेशन अंडर द खलजीस एंड द तुगलक्स। ये जो इन लोगों का अलाउद्दीन खलजीस एंड द मोहम्मद तुगलक्स आए थे, उनका वो जो शासन था वो कैसा था। तो इनके शासन में क्या था, इन्होंने ये जो consolidation of the kingdom of the vast is the Delhi Sultanate needed reliable governor and administration rather than appointing aristocrats and landed chief as a governor. The early sultans, especially Iltutmish favorite their special slaves purchased for military services. वो लोग क्या करते थे, वो जो स्लेव्स मतलब जो बहुत सारे गरीब लोग थे उनको लाते थे, उनको बहुत सारी ट्रेनिंग देते थे, फिर अपनी मिलिट्री आर्मी थी उसमें ज्वाइन कर लेते थे, या तो और कोई अच्छा होता था तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में ज्वाइन कर लेते थे। तो कोल्ड इन द बंदकान इन द पर्सियन, ये जो हमारी पर्सियन लैंग्वेज थी उसमें लिखा गया था। दे वेर केयरफुली ट्रेन टू मेन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम सिंस दे वेर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिले अपॉन देम। वो लोग क्या करते थे, उनको गुलाम बना के बनाया जाता था, फिर उसको ट्रेनिंग दे के उनके शासन में लिया जाता था मिलिट्री में काम के लिए। फिर वो लोग क्या करते थे, उनके लिए बहुत ही लॉयल रहते थे। पर उनका क्या था, वो लोग अपने मास्टर के लिए लॉयल रहते थे। फिर अगर उसके फैमिली से या और कोई नए किंग आए तो उनके लिए वो कभी लॉयल नहीं रहे हैं। Slaves rather than the sons, a slave whom one has brought up and prompted must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and the experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. फिर वो लोग क्या करते थे, ये जो गुलाम बन के जो लोग आते थे उन लोगों को वो लोग अपने बहुत ही जो पुअर लोग थे उन लोगों को लेते थे। फिर इन लोगों को वो अपने ही मास्टर के लिए हमेशा के लिए लॉयल रहे हैं। फिर वो अगर और कोई आ जाए तो इनके लिए उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा है। द खलजीज एंड द तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज़ द बंदगान एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल टू ऑफ हम्बल बर्थ हु वेर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन। फिर वो लोग क्या करते थे, इन लोगों को लेके आते थे, इन लोगों के पास ट्रेनिंग दे के उनको बहुत ही बड़ी बड़ी पोजीशन पर पहुंचा देते थे। दे वेर अपॉइंटेड एज अ जनरल एंड द गवर्नर्स, हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इन लोगों को क्या करते थे, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी, फिर उन लोगों को बहुत ही अच्छी पोजीशन में पहुंचा दिया। फिर इन लोगों को जो किंग्स थे वो बोले वही उनके पास काम करवाते थे। स्लेव्स एंड द क्लाइंट्स वेर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड द पेट्रॉन्स बट नॉट देयर हेयर्स। वो लोग अपने मास्टर्स के लिए बहुत ही लॉयल थे, पर अगर उसके फैमिली से अगर कोई नया आता था वो उनके लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं रहे। या तो कोई नया किंग आता था। न्यू सुल्तान्स हैव देयर ओन सर्वेंट्स, जब भी कोई नया सुल्तान आए तो उनको अपना खुद का जो सर्वेंट्स थे वो लाने होते थे। तो फिर क्या होता था, ये जो सारे लोग होते थे वो लोग जो पर्सियन की जो फिर वो लोग क्या करते थे, ये जो पर्सियन तारीख थी उसमें लिखा गया था कि वो लोग थे वो ये जो पर्सियन तारीख थी उसमें लिखा गया था कि ये जो दिल्ली के सुल्तान थे वो बहुत ही ये जो लोग थे इन लोगों को लेके आते थे, फिर उनको हाई ऑफिस में बिठाया दिया जाता था। फिर वो उन लोगों के पास क्या काम करवाते थे जो उनको करवाना होता था। ऑफिशियल ऑफ द सुल्तान मोहम्मद तुगलक, अब जब ये सुल्तान मोहम्मद तुगलक आया था
तो उन्होंने क्या किया था, अपॉइंट किया था अजीज़ कुमार को अपॉइंट किया था। और वाइन डिस्टर, वो जो वाइन डिस्टिलर मतलब वो जो शराब बेचता है, एक बाबर था, मन का तबक था, वो जो कुक था, 2 गार्डनर्स आए थे, लादा एंड द पीरा, उन लोगों को बहुत ही बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठा दिया। फिर जो ज़ियाबुद्दीन बरानी था, उनको ये जो सारी चीज़ थी उससे प्रॉब्लम था। उन्होंने बोला कि अगर आप ये इन लोगों को, अगर पुअर लोगों को ऐसे बिठाते तो आप लोगों को रीच जो होते हैं उनको भी एक चांस देना चाहिए। Like the earlier sultans, the Khalji and the Tughlaq merchants appointed military commanders as a governor as a territories of the varying sizes। फिर वो लोग क्या करते थे, इन लोगों को बहुत ही बड़ी लैंड के वो जो टैक्स होते थे उनके कलेक्ट करने में रख देते थे, उनको मिलिट्री के जो टेरिटरीज थी उसके गवर्नर बना देते थे। दिस लैंड्स वेयर कॉल्ड द इक्ता, ये जो लैंड्स थी उसको जो इक्ता बोला जाता था, और जो लैंड होल्डर होते थे उसको इक्तेदार बोला जाता था, या तो मुक्ति बोला जाता था। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तिस वॉज लीड टू मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। फिर ये जो इन लोगों की ड्यूटी रहती थी मुक्तिस की, उन लोगों को क्या था, वो जो कैंपेन करते थे लॉ ऑर्डर में, जो इन देयर इक्तास में जो करते थे, उन लोगों को वहाँ से टैक्स कलेक्ट करना होता था। वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे जाके टैक्स कलेक्ट करते थे। जो सोल्जर्स थे उनको जो रेवेन्यू देते थे उनका जो टैक्स कलेक्ट करना होता था। फिर ये क्या होता था, इन लोगों को असाइन किया जाता था, शॉर्टर पीरियड टाइम के लिए असाइन किया जाता था। फिर क्या करते थे, थोड़े दिन के बाद उन लोगों को चेंज किया जाता था, और वो जहाँ पे उसकी जो पे उसको जो लैंड दी जाती थी, उनके वो जो कोई उनका बेटा या उसका किसी का और फैमिली मेम्बर का हक नहीं जमा सकते थे उसके ऊपर। फिर अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक आए, उन्होंने क्या किया, अकाउंट्स वेयर अपॉइंटेड किया गया। फिर अकाउंट अपॉइंटेड किया तो उसके बारे में जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था मुक्ति से, तो फिर उन लोगों ने बोला कि अगर इनके ऊपर हम ट्रस्ट करते, फिर भी उसने उसके ऊपर एक अकाउंटेंट रखा। फिर वो अकाउंटेंट था, वो क्या करता था, ये जो सारी चीज़ें थी वो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो जो सारी चीज़ें थी वो ध्यान रखता था। वहाँ पे जो कितनी सारे सोल्जर्स थे वो रिक्वायर थे, ये जो सारी चीज़ें थी उसके ऊपर उनका ध्यान रहता था। इसके बाद जो दिल्ली सुल्तान थे, हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर दिस कंट्रोल, बहुत सारे आजू बाजू के एरिया थे वो भी उन लोगों ने कवर करना स्टार्ट कर दिया था। दे फोर्स द लैंडेड शिप समानदास एंड रिच लैंड लॉर्डर्स एक्सेप्ट द अथॉरिटी अंडर द अलाउद्दीन खलजी था। द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू अंडर हिज कंट्रोल। उन्होंने क्या किया कि उसके आजू बाजू का जो एरिया था उनमें जो टैक्स देता था उसने उसको भी अपने खुद के कंट्रोल में कर लिया, तो वो जो सारे टैक्सेस थे वो भी वो लेने लगा। द राइट्स ऑफ द लोकल चीफ टू लेवी द टैक्सेस वर कैंसल, जो लोकल चीफ थे वो जो टैक्सेस लेते थे वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, और उन्होंने बोला कि ये जो सारा टैक्सेस है उसने खुद अपने आप से लेना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो केयरफुली ये जो सारी चीज़ें थी उसके बारे में ध्यान रखता था। फिर जो था वो 3 टाइप के टैक्सेस लिए जाते थे। 3 टाइप के टैक्सेस में कौन कौन से टैक्स आता था, एक था तो वो जो कल्टीवेशन के लिए टैक्स आता था, एक था वो कल्टीवेशन के लिए टैक्स आता था, उसको खारज बोला जाता था। खारज का मतलब होता है कि किसानों को 50% वो जो अपना वो फार्मिंग करते थे उसमें से 50% उसको देना रहता था टैक्सेस से। एंड द सेकेंड टैक्स था वो केटल के ऊपर था, कि जो केटल को जो संभालते थे उसको भी चराई का टैक्स देना होता था। एंड द थर्ड था वो हाउसेस का टैक्स था, वो जो हाउसेस का टैक्स था वो भी देना पड़ता था। इसके बाद आता था, it is an important to remember that the larger parts of the Delhi subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultan. It was difficult to control distant provinces like Bengal from the Delhi and soon after annexing southern India. फिर इन लोगों ने क्या किया कि जो आउटसाइड का जो कंट्रोल था वो पहले नहीं था, फिर इन लोगों ने अपने में कंट्रोल किया, फिर वहाँ से भी टैक्सेस लेने लगे। उसके बाद क्या था, ये जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक, वो लोग क्या करते थे कि जो वहाँ के जो चीफ थे वहाँ उसका जो रीजन था वहाँ का भी उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर वो जो सारा एरिया था वो अपने कंट्रोल में रखते थे, फॉरेस्ट होते थे उसको कट करवा के वहाँ पे भी लैंड लगा देते थे। ओके, नाउ इन दिस बोस चीफ एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। इब्न बतूता आया, वो इब्न बतूता कहाँ से आया था, वो जो ट्रैवल करता था मोरक्को से, वो जो अफ्रीका में पड़ता है। फोर्टिफाइड इंडियंस, वहाँ पे क्या था, बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन होते थे, वो जो बाम्बू ग्रोव्स होते थे। इन इंडिया में क्या होता था, वो जो बाम्बू ग्रोव्स थे वो बहुत ही बड़े बड़े जैसे ऐसे होते हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े जंगलों में होते थे। एंड कैन नॉट अफेक्ट देम, वो क्या थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। तो वहाँ पे वो जो
आया तो वो लोग वहाँ पे ही रहने लगे। फिर उन्होंने फॉरेस्ट में रहना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे उसे केटल का काम भी स्टार्ट कर दिया, वो जो क्रॉप्स थे उनका भी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे वाटर भी मिल जाता था, और जो ये वाटर होता था ये जो वाटर होता था वो क्या होता था, वहाँ पे उनको स्टोर कर लेते थे, रेन आता था तो ये जो सारा अच्छा वो वहाँ से मिल जाता था। तो वहाँ की आर्मी थी वो बहुत ही, उन्होंने क्या सोचा कि जो एक्सेप्ट बाय द जो पावरफुल आर्मीज थी वो एंटरिंग दिस फॉरेस्ट, वो जो ये फॉरेस्ट में आने लगी थी, फिर वो क्या करते थे, वो जो सारा फॉरेस्ट है वो कट करवा देते थे। The Mughals under the Genghis Khan invaded Tanzania in the northeast Iran in the 1819, and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mughal attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of the Alauddin Khilji and in the early years of the Muhammad Tughlaq's rule. फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही कि ये जो सुल्तान आते थे उन लोगों के लिए उन्होंने ये जो मुग़ल के लोग आए थे तो दिल्ली सुल्तान को भी ये जो डर लगने लगा कि ये लोग हमारा जो किंगडम है उसके ऊपर भी अटैक ना कर दे, तो उन्होंने बहुत सारे सालों तक क्या किया, और बहुत ही बड़ी बड़ी आर्मी उन लोगों ने बना ली। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो इन लोगों की आर्मी थी उसमें किस तरह से उनका शासन था वो दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में दिखाया गया है कि ये जो दिल्ली के जो थे, दिल्ली के ऊपर 2 बार अटैक हुआ था, तो यहाँ पे वो जो उसकी आर्मी थी उन्होंने बहुत ही बड़ी फिर उसके बाद आर्मी बनाई थी। उसके बाद क्या है, वो जो उसकी आर्मी थी अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन बनाया था जिसमें नाम था उसका सीरी नाम था। तो वो वहाँ पे अपनी आर्मी को रखते थे। थर्ड पॉइंट पे है, अगर अपनी आर्मी रखी है तो उसको खाना तो देना पड़ेगा, तो फिर वो लोग क्या करते थे कि उन लोगों को टैक्स, वो जो किसान थे उनके पास से 50% टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे है जो सोल्जर्स थे उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो पहले उसको लैंड दे देते, फिर उन्होंने लैंड देना बंद कर दिया। फिर उन्होंने ये किया कि उन लोगों को पैसे देना स्टार्ट कर दिया। अभी उन लोगों को पैसे देना स्टार्ट किया तो वो लोग सोचने लगे कि अगर दिल्ली वाले, अगर वहाँ पे जो लोग गुड्स बेचते हैं वो जो ट्रेड है उन लोगों को बोल दिया कि अब ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते हो, आप वही इतने ही पैसे ले सकते हो जितने कम, जितने से हो सके उतने कम उन्होंने प्राइस थी वो फिक्स कर दी। अगर कोई ज़्यादा लेता था तो उसके ऊपर पनिश किया जाता था। और यहाँ पे क्या है कि अगर ये जो मेजर था वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा उन लोगों का चला था। फिर सब लोगों को अच्छा लगने लगा कि ये जो सारे हैं वो बहुत ही कम पैसे में सारा का सारा मिलता जा रहा है, तो वो लोग वहाँ पे खुश हो गए थे। इसके बाद आया मोहम्मद तुगलक का शासन। तो मोहम्मद तुगलक में क्या हुआ था, फर्स्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उसके जब भी शासन स्टार्ट हुआ तभी किसी अटैक हुआ था उसके शासन के ऊपर। फिर उन्होंने बहुत ही बड़ी आर्मी रख के वो सारा उन्होंने वो उसके ऊपर वो जीत लिया था, वो उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं कर पाए थे। उसके बाद भी यही था कि उन लोगों ने अपनी सेकंड पॉइंट में दिखाया जा रहा है उनकी आर्मी को रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि दिल्ली के आजू बाजू के जो एरिया होते हैं उन लोगों को खाली करवाया और उन लोगों को साउथ की साइड भेज दिया और अपनी आर्मी वालों को वहाँ पे रखा। फिर उन्होंने भी वो जो आर्मी होती है उसको खाना पीना देना होता है, सैलरी देनी होती है, तो उन्होंने भी टैक्स लेना स्टार्ट किया। टैक्स में उन लोगों ने क्या किया कि बहुत ही ज़्यादा टैक्स उन लोगों के ऊपर रख देते थे। फिर वो जो किसान होते थे उसको बहुत ही ज़्यादा टैक्स लेना स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टैक्स होता था वो ब्रिटिश का शासन है या तब से नहीं थे, पहले ही हमारे जब राजा थे तब से ये स्टार्ट हो गया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे ही खलजी के बाद अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे क्या था वो प्राइस कम कर दी थी। यहाँ पे क्या किया, इसने प्राइस कम नहीं की थी, इन्होंने क्या किया टोकन करेंसी बाहर ली। जैसे अभी पेपर से करेंसी आती तो उन्होंने टोकन बाहर पड़ा। तो उसमें क्या हुआ कि सब लोग फिर उनको टैक्स में गोल्ड भी देना होता था, सिल्वर भी देना होता था। तो वो लोग क्या करते थे कि गोल्ड और सिल्वर ये जो कॉपर भी देना होता था तो इन लोगों को बहुत महंगा होता था। तो अब उन्होंने अपना खुद का करेंसी बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद क्या है कि ये जो सारा मोहम्मद तुगलक का शासन था वो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी। कश्मीर का एरिया था वो भी उसका वो हार गया था। फिर वो इसके शासन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी। रिबेलियन होना लगा, मतलब विद्रोह होना स्टार्ट किया था। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो वहाँ पे होना स्टार्ट हो गई थी। फिर यहाँ पे क्या है कि इन दिस मोहम्मद तुगलक जब भी ये फेल होने लगा तब उन्होंने अपने जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट किया। फिर उन्होंने बहुत ही बड़ी आर्मी तैयार की और उन्होंने मुगलों के सामने अपनी आर्मी को रख दिया। तो नाउ द सल्तनत इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी में क्या था, जैसे कि हमने जब भी हमने देखा सैयद इन द लोडी डायनासिटी थी वो दिल्ली नागरा में 1526 तक थी। फिर उन्होंने क्या किया, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, Rajasthan and the entire the South India has independent rulers who establish flourishing states and the prosperous capitals.
This was also the period which saw the emergency of the new ruling groups like the Afghans and the Rajputs. फिर क्या हुआ, वहाँ पे नए नए शासन आना स्टार्ट हो गया था. Some of the states established in this period were small but powerful, extremely well administered. शेर शाह सूर, ये जो शेर शाह सूर है ना, उनकी वो जो किंगडम था वो बहुत ही कम रहा है, पर इतना अच्छा रहा था कि उन्होंने वहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया था. हिज करियर इज अ मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफेटेड इन द मुगल एम्पायर. फिर उन्होंने क्या किया था, मुगल एम्पायर के सामने अपने जो हुमायूं था, हुमायूं को उन्होंने उनके सामने वो लड़ा था. शेर शाह कैप्चर दिल्ली एंड द एस्टेब्लिश हिज ओन डायनासिटी. उसने फिर अपनी खुद की डायनासिटी स्टार्ट की थी. ऑल्दो द सूर डायनासिटी रूल्ड ओनली 15 ईयर्स, वो बहुत ही कम चला है. एंड जो उसका शासन था, बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम द अलाउद्दीन खिलजी मेड देयर फॉर मोर एफिशिएंस, वो बहुत ही अच्छा चला था. शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल पावरफुल बाय द ग्रेट एम्पीरियर अकबर व्हेंस ही कंसोलिडेटेड इन द मुगल एम्पायर. जो साम्राज्य था वो बहुत ही उसका अच्छा चला था. इसके बाद यहाँ पे 3 ऑर्डर्स द पीस ऑफ द गॉड. फिर यहाँ पे क्या दिया गया, 3 ऑर्डर्स. वो द फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन द फ्रांस इन द अर्ली 11th century. इट इज़ डिवाइडेड इन द थ्री क्लासेस में डिवाइड हुआ था. द हु प्रेड, दोज हु फोर्ट, जो प्रे करते थे, फोर्ट, एंड द वो टिल्डेड लैंड. दिस डिवीजन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द 3 ऑर्डर्स, वो 3 ऑर्डर्स में थी. चर्च टू कंसोलिडेट टू इट्स डोमिनेट इन द सोसाइटी. फिर यहाँ पे क्या था, जो चर्च था उसमें भी ये जो लोग पोर्टुगीज थे वो लोग आने लगे थे. पीस ऑफ द गॉड, वो लोग गॉड को मानते थे. अटेम्प्ट वॉज टू डायरेक्ट वॉरियर्स अवे फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स एंड सेंड देम इंस्टेड ऑन द कैंपेन अगेंस्ट द मुस्लिम्स. हैड टू कैप्चर द सिटी ऑफ द जेरूसलम. फिर उन लोगों ने क्या किया, ये जो क्रिश्चियन लोग आने लगे थे वो लोग क्या करते थे, उन्होंने वो जो मुस्लिम वाले लोग थे उन लोगों के ऊपर आर्मी लगा के कैंपेन करना स्टार्ट कर दिया था. फिर यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, सर्विस ऑफ द गॉड एंड चर्च कम्प्लीटली अल्टर्ड द स्टेट्स ऑफ द नाइट्स. ओरिजिनली दिस नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ द नोबल्स. But the end of the 11th century, the France and a century later in the Germany, humble organized of these warriors were forgotten. By the 12th century, nobles also wanted to be known as the knights. फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो चर्च थे तो वो लोग क्रिश्चियन लोग आने लगे थे, फ्रांस से आए थे. इन लोगों ने मुस्लिमों के ऊपर जो सारा स्टार्ट कर दिया था. फिर इन लोगों ने क्या किया कि वो जो स्टेट्स था वो नाइट्स कहलाने लगा. तो वो लोग क्या करते थे, क्लास नोबल्स था. ओके, इन द 11th. फिर जब ये 12th सेंचुरी आने लगी तब तो ये नॉन नाइट से नाम से जाने लगा था. नाउ योर चैप्टर इज फिनिश. होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड दिस चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.